हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम सीखते हैं। चैप्टर नंबर 5 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर पदार्थों के अंदर या किसी भी पदार्थ के अंदर होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। भौतिक का मतलब होता है उसकी आकृति में परिवर्तन आना, उसकी शेप में परिवर्तन आना, उसके साइज में परिवर्तन आना, लेकिन उनके बीच में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। माने उनके गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अगर कोई भी पदार्थ है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाए। भौतिक गुणों में भी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन साथ साथ रासायनिक गुणों में भी यदि परिवर्तन आ जाए, जैसे हमारे पास दूध है, दूध में थोड़ा हम दही डाल देंगे, जावन मार देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? दही में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम उसे कभी भी क्या नहीं बना सकते हैं? दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जबकि भौतिक परिवर्तन का अपना उदाहरण है वो है पानी। मानी बर्फ है, बर्फ से पानी बन जाएगा, पानी से वो उबालने पर भाप बन जाएगा, फिर वापस आप उसको कंडेंस मानी ठंडा करके भाप को वापस पानी बना सकते हैं, पानी को वापस बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, केवल उसकी भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि बर्फ है तो उसको वहां भी पानी है, H2O है, भाप है तो वहां पर भी पानी है, H2O है। जबकि दूध से जब दही बना तो दूध तो खट्टा नहीं था, इतना बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन दही बनते हुए तो खट्टा हो गया। चलो कोई बात नहीं, दही भी बन गया, लेकिन क्या हम वापस दही से दूध बना सकते हैं? तो ऐसे परिवर्तन जिनमें स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं, वापस से वह वही पदार्थ नहीं बनाया जा सकता जो पहले था। तो ऐसे परिवर्तनों को प्यारे बच्चों हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। चलिए तो सीखते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारी फैमिली और बड़ी हो और आप लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें और सीखते हैं। चलेगा, स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास और सीखते हैं आज चैप्टर नंबर 5। चलेगा, अपने पास है दैनिक जीवन। दैनिक जीवन का मतलब होता है रोज का जीवन, मानी रोज। दैनिक का मतलब होता है रोज। रोज जीवन में हम अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। हमें बहुत से क्या दिखाई देते हैं? परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। मानी ये जो परिवर्तन होते हैं, इनमें एक पदार्थ भी हो सकता है, एक से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कह सकती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक परिवर्तन है, एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है और दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना भी क्या है? एक परिवर्तन। मान दूध का खट्टा होने का मतलब है दूध से दही बन जाना। ठीक है, दूध से खट्टा होने का मतलब है मेरे भाई दूध से दही बन जाना। आगे है, खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अगर हमारे पास रबर बैंड जो चुट्टी बनाती है लड़कियां, अगर उसको खींच दे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। अवस्था में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। छोड़ने पर वापस वही उतनी अवस्था में आ जाता है। तो उसमें भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन होता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए और इन्हें आप अपने आसपास, जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं, ऐसे 10 परिवर्तनों की आपको सूची बनानी है और अपने आसपास जो आप लोग देखते हो ना, उनकी कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, रोज हो रहा है। ठीक है, जंग लग रहा है, हाँ लग रहा नहीं लगा, मकान अपना धीरे धीरे जब बनाता है तब ठीक होता है, फिर धीरे धीरे उसमें से का आज कहीं टूट फूट हो जाते हैं, आज कहीं टूट फूट हो जाती है। हमारे शरीर में भी रोज कोशिकाएं बनती है और मरती है नहीं है? ठीक है, तो काफी सारे परिवर्तन आ रहे हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप इन परिवर्तनों
की प्रकृति का अध्ययन करेंगे तो व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब होता है, मैंने पहले ही बोला कि उसकी शेप में परिवर्तन आना। जैसे पीपा है, पीपा चौकोर होता है, ठीक है ना, घनाभाकार होता है। अगर मैं उसके घूंसे मार मार के उसको चिपका दूं तो उसकी वो क्या हो गई, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा। लेकिन वापस हवा डाल के वापस मैं उसको चौकोर बना दूं तो वापस वैसा का वैसा हो गया, ठीक है। अगर दूध से दही बना दो, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है ना। किस परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लग जाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जंग से हम वापस लोहा तो नहीं बना सकते, है ना, तो जंग लग जाना भी उसी का उदाहरण है। आगे लीजिए, मानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक का मैंने बताया है कि शेप में परिवर्तन, बाहरी अवस्था में परिवर्तन, इसे ही कहते हैं भौतिक परिवर्तन। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे कि ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले ले। मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, क्या है, मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, ये वाला ले लीजिए, ठीक है। ये मेरे पास एक कागज का टुकड़ा समझिए, है ना, ये मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, कागज ही है, ठीक, कागज का टुकड़ा है, पूरा कागज नहीं है, क्योंकि हम हमेशा क्या लेते हैं, कागज का टुकड़ा लेते हैं, कागज नहीं लेते, ठीक है ना। ओके, ये केवल कागज का पीस ऑफ पेपर है ना, पीस ऑफ पेपर। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, वैसे मैं 2 टुकड़े में तोड़ूंगा, ज्यादा में तोड़ूंगा तो मैं बता नहीं सकूंगा, तो ये 2 टुकड़े हो गए। इसकी मैंने भौतिक अवस्था में परिवर्तित कर दिया। मानिए पहले ये झुका हुआ था लेकिन अब टूट गया है, लेकिन अगर मैं इसे किसी मेज पर रखकर वापस वो करूँ तो इसका आकार सेम टू सेम मुझे दिखाई दे जाएगा, जुड़ेगा तो नहीं खैर ये अभी, लेकिन ये आकार वैसा का वैसा दिखाई दे जाएगा। तो इसकी भौतिक अवस्था में क्या कर दिया मैंने, परिवर्तन कर दिया। लेकिन इसकी रासायनिक अवस्था में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। ये जिस कंटेंट का बना है, जिस पदार्थ का बना है, ये उसी पदार्थ का बना है, मैंने इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। तो यही होता है मेरे भाई भौतिक परिवर्तन, और जिसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, समझे। चलो आगे अपने पास है, स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुणों में कोई परिवर्तन हुआ। भाई मुझे पता है मैं कागज के टुकड़े को जोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन उसकी शेप तो वैसे वैसे ला सकता हूँ ना, ठीक है, शेप तो वैसे वैसे ला सकता हूँ। अगर मैं उसको सेम टू सेम जोड़ भी पाऊँ तो नहीं जोड़ पाऊँ ना, ग्लू से भी जोड़ूंगा तो भी उसमें ज्वाइंट रह जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें ज्वाइंट रह जाएगा, इसीलिए ग्लू से भी उसको प्रॉपर नहीं जोड़ा जा सकता है। अब जरा देखो, ये रहा आपका कागज, है ना, इसको देखो कैसे कैसे तोड़ दिया, अब वापस से मूल आकृति में रख दिया, ठीक है ना, रखा नहीं रखा है। आगे लीजिए, अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें, अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े को चूर्ण बनाकर या पाउडर बनाकर इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इससे चौक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? बिल्कुल, चौक के चूर्ण से मैं क्या कर सकता हूँ, चौक बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें रासायनिक गुण, जब हम चौक में लिखते हैं, उस पर लिखते हैं, तो उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, जैसा चौक है वैसा ही रहेगा, उसका चूर्ण भी वैसा ही रहेगा, वापस से हम उसको क्या बना सकते हैं, चौक बना सकते हैं। केवल उसकी भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है। किस में होता है? भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखिए। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण माने बर्फ और नमक में रखें। अब कटोरे को बर्फ और किस में रखना है? नमक में रखना है, तो वापस वही बर्फ ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। क्या जल फिर से ठोस बन जाएगा? बिल्कुल ठोस बन जाएगा। यदि आप उसको कहाँ रखोगे?
बर्फ में रखोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, वो ठोस बन जाएगा। क्रियाकलाप नेक्स्ट है अपने पास 5.4 है। मानी एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। एक पात्र लो, थोड़ा सा जल लो और उसे उबालो, बॉईल करो। उबालने का मतलब होता है बॉईल करना, गर्म करना, ठीक है ना। आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देगी। जैसे ही वो उबलने लगेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें जो जल की सतह पर से भाप उठना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। बर्तन की भीतरी सतह को भी क्या करना है, देखना है। क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है? क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है या नहीं देती है, जरा बताइए तो। देती है क्या? अब जरा थोड़ी सावधानी भी रखनी है जब हम जल को उबालें, तो थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट हम भाप में हाथ वाथ नहीं देना चाहिए हम, ठीक है। और ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ज्वाला पर तो अपना हाथ न चला जाए। तो ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। उपयोग किए जा चुके लोहे के आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए और ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र भाग को स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। कुछ मिनट तक क्या करेंगे आप, प्रतीक्षा करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रतीक्षा करेंगे। अब जरा देखिए, क्या ब्लड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल। पहले तो वो नॉर्मल तरीके से ब्लैक था, ठीक है, या चमकीला मान सकते हो, क्योंकि लोहा है तो चमकता होगा। जैसे उसे गर्म करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, फिर वो ठंडा होगा तो फिर वो वापस हो जाएगा वैसा का वैसा। तो उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है मेरे भाई? भौतिक परिवर्तन हुआ है। कौन सा हुआ है प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन। ब्लेड को ज्वाला से हटाएं। ब्लेड को क्या करना है, ज्वाला से हटाएंगे और कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखेंगे। फिर देखो लाल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? बिल्कुल, पहले वाला रंग वापस आ जाता है। आपने देखा कि कागज चौक के आमाप माने साइज में परिवर्तन हो, साइज में क्या हो, परिवर्तन हो। जैसे ये अपने पास है, ठीक है, ये काफी है। अब ये काफी सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है ना। तो पहले आप इसको देखेंगे। अरे भाई कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है बबुआ, है भाग रहा है, कहाँ जाएगा भाग के? चलिए मेरे भाई बच्चों, क्रियाकलाप 5.3 और 5.4 में जल की अवस्था में परिवर्तन होता है। माने जल के बारे में बात करें तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। चाहे आप उसे गर्म करोगे तो गैस क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, और उसे ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा, और उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। क्रियाकलाप में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के अग्रभाग, आमाप, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। उसके कौन से गुण कहलाते हैं? उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण। अब आगे जरा देखें। मानी वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर किसी भी पदार्थ के अगर भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, भौतिक गुण बोले तो उसकी आमाप में परिवर्तन हो जाए, उसकी शेप में परिवर्तन हो जाए, उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ऐसे परिवर्तन वापस लाए जा सकते हैं, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। कहने का मतलब है, उत्क्रमणीय का मतलब है कि जिस आकृति में वो पहले थे उस आकृति में उसको हम वापस ला सकते हैं। जैसे हमारे पास रबर को मैंने खींच लिया, मैंने छोड़ा, वापस उसी आकार में आ गया, तो मानिए उत्क्रमणीय होते, दोनों दिशाओं में चलते। आप इसकी
आप इसकी शेप में परिवर्तन कर दोगे, वापस वो शेप आ जाएगी, लाना चाहोगे तो, ठीक है ना। माने इसके आसानी से इसके वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। मानिए अभिक्रिया जो इसमें चलती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मानी भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है ना भाई। जैसे लोहा है, लोहे को पिघला कर आप क्या बना सकते हो? छोटे छोटे गोल कंचे बना सकते हो। कंचे को पिघला कर कुछ और बना सकते हो, उसको पिघला कर और, लेकिन उसकी भौतिक अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। भौतिक अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। केवल और केवल भौतिक अवस्था में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं रहा। लोहे से वो स्टील नहीं बना, लोहे से वो प्लास्टिक नहीं बना, लोहा लोहा है ये, ठीक है ना। आगे लीजिएगा। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। जरा रासायनिक परिवर्तन में विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को रासायनिक परिवर्तन का केवल और केवल एक एग्जाम्पल बताया है। रासायनिक परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट परिवर्तन है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर हमारे पास नॉर्मल है, हर घर के अंदर उपलब्ध दूध हो, दूध को शाम को गर्म करो, थोड़े नॉर्मल के अंदर आप उसमें क्या डालो, थोड़े नवाए दूध के अंदर आप डाल दोगे, दही डाल दोगे, तो सुबह तक उसमें प्रोसेस होकर क्या बन जाएगा? माने जो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस होंगे और उसको दही में तब्दील कर देंगे। किसमें तब्दील कर देंगे? दही में। लेकिन वापस दही से हम दूध नहीं बना सकते, चाहे कोई सी भी क्रिया कर लो आप लोग, उसमें जैसी क्रिया करना चाहो कर लो, है ना। वापस दूध से दही में परिवर्तित नहीं होगा, सॉरी, दही से दूध में परिवर्तित नहीं होगा। दूध से तो दही बन जाएगा, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, ठीक है ना। माने इसमें रासायनिक अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और रासायनिक गुणों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना भी इसका उदाहरण है। अगर लोहे पर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, तो लोहा धीरे धीरे गल जाता है, संसारित हो जाता है। और जब वह संसारित हो जाएगा पूरी तरीके से, वापस से हम उस लोहे को उपयोग करके छड़ नहीं बना सकते, है ना, दरवाजा नहीं बना सकते, ठीक है ना। क्या नहीं बना सकते? छड़ नहीं बना सकते हैं, दरवाजा नहीं बना सकते। एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे पदार्थ की परत जम जाती है और यह पदार्थ जंग कहलाता है। यह पदार्थ क्या कहलाता है? जंग या रस्ट कहलाता है। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? जंग लगना कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? जंग लगना। प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? जंग लगना। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे तथा बगीचों, पार्क इत्यादि में रखी लोहे की बेंच, लोहे के लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। में क्या हो जाती है? जंग लग जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई? जंग लग जाती है। क्या हो जाती है? जंग लग जाती है। अब जरा देखो, कबाड़ी वाले की दुकान देखिए, कबाड़ी वाले की दुकान पे काफी सारा लोहा वगैरह पड़ा रहता है। तो कबाड़ी वाले की दुकान पर क्या हो जाता है, क्योंकि वो खुले में पटका रहता है, उसके पास इतने जगह नहीं है कि उसको कहीं रख सके। तो आपको पता है जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो मामला बिल्कुल खत्म। धीरे धीरे लोहा संसारित हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। लोहा क्या हो जाएगा? संसारित हो जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये जंग का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है मेरे भाई? जंग का। और जंग में भी रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग में भी कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग में कौन सा परिवर्तन होता है मेरे भाई? रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे। घर में रखी कुल्हाड़ी हो गई, हथौड़ा हो गया इत्यादि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। भाई अपने घरों में काफी सारी चीजें होती है लोहे की, दांतली होती है, हथौड़ा होता है, राती होती है, ठीक है, काफी सारी चीजें होती हैं। अगर आप उसे नमी के संपर्क में या खुले में रख दोगे तो ऑटोमेटिकली उन पर जंग आ जाएगी। जैसे जैसे हम उनका उपयोग करना बंद कर देते हैं उन पर जंग आ जाती है, ठीक है ना। क्या आ जाती है? जंग आ जाती है। क्योंकि जो लोहा है वो क्या करता है? नमी या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। फेरस ऑक्साइड क्या होती है? आपकी जंग होती है। क्या होती है? जंग होती है। रसोई में लोहे का गीला तवा
कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है। ठीक है ना, जो जंग है वो लोहा नहीं है, जंग है जो उस पदार्थ से भिन्न होता है, माने उस पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है, जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। ऐसे पदार्थों पर हमें विचार करना है जिनमें नए पदार्थ क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक है, तो अपने पास है सावधानी बरतनी है, क्या करनी है, सावधानी बरतनी है, स्पेशल ध्यान देते हुए। अपने पास मैग्नीशियम का फीता है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है, क्योंकि ये बिल्कुल वो आप लोगों ने देखा होगा, वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग, कोई गैस वेल्डिंग नहीं, वो वाली वेल्डिंग, ठीक है ना, जो कि लोहे पर वेल्डिंग की जाती है। जब लोहे पर वेल्डिंग की जाती है तो कितनी चमकीली वो उठती है, शार्प, उससे क्या होता है, अपनी आंखों में दर्द हो जाता है। क्या हो जाता है, अपनी आंखों में दर्द हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की और अधिक समय तक टकटकी लगाकर न देखें। माने क्या लगाकर नहीं देखें, टकटकी नहीं लगाकर देखें। अदरवाइज रात में क्या होता है, आंखों में दर्द होता है बहुत तेज, सोते टाइम आप सो नहीं पाओगे, आंखें सूज जाएगी, बहुत ज्यादा दर्द होगा, ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ चुभ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आप लोग वेल्डिंग की उस मशीन की लौ को देखोगे या फिर आप इसको देखोगे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। मैग्नीशियम की पतली पट्टी मानी फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए और इसके सिरों को रेगमाल से साफ कीजिए। इसके सिरों को किसे साफ करना है, रेगमाल से साफ करना है। रेगमाल से देखो ये जल रही है, यहाँ पे मैग्नीशियम का फीता कितनी खतरनाक लौ के साथ ही जल रहा है ना, मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता है। मैग्नीशियम का क्या है, ये जलता हुआ फीता है। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या है, ये जलता हुआ फीता है। आगे लीजिए, सिरे को मोमबत्ती की लो के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत यानी सफेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह से जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म क्या बनेगी, अगर मैग्नीशियम का फीता पूरी तरीके से जल जाता है तो श्वेत भस्म बनते, श्वेत पाउडर बनता है और शेष रह जाता है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगेगी, जो भस्म रहेगी क्या मैग्नीशियम ही है या मैग्नीशियम के फीते जैसी रहेगी। देखते हैं क्या होता है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। आप सब जानते हैं किसी भी पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो आपको पता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जलाना संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ को जब जलाया जाए तो अगर वो पदार्थ जलता है तो बिना ऑक्सीजन की क्रिया के बिना वो जलना संभव नहीं है। आपको पता है कहीं पर भी यदि हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं तो ऑक्सीजन वहां उपस्थित होना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के वहां पर अग्नि प्रज्वलित करना या फिर आग लगना संभव नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने 8वीं में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आग बुझाने वाले उसकी बात की गई थी, फायर एक्सटिंग्विशर की, जिसमें आग बुझाने का यंत्र था। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वो क्या करती है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण जहां पर आग लगती है वहां पर हम उसको छोड़ देते हैं, इसीलिए वो अपनी तली में बैठ जाती है, क्योंकि तली के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को तो वो हटा देगी क्योंकि भारी होती है और खुद उसकी जगह आ जाएगी तो वहां आग लगने नहीं देगी। तो इस प्रकार जब हम मैग्नीशियम को क्या करेंगे, जलाएंगे। मैग्नीशियम को जलाएंगे तो किसकी उपस्थिति में जलेगा मैग्नीशियम मेरे भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो जलने के बाद ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, मैग्नीशियम नहीं बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, जलने के बाद क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। मान एक अलग ही प्रकार का पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम से। ठीक है, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ध्यान दे कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में
प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न। ठीक है, गणित में जो समीकरण होते हैं उनसे भिन्न होती है, माने गणित जैसे नहीं होती है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना। तीर का अर्थ क्या है? बनना। ठीक है, माने इधर क्या होता है, मैं जरा समझा देता हूं। हमने क्या लिया जरा समझिएगा। ये आप लोगों ने जो देखा है, ठीक है, इनमें कुछ विशेष प्रकार के इधर वाले जो पदार्थ होते हैं इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, या हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक, इधर वाले पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, मानी जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कुछ अन्य पदार्थों को बनाएंगे वो अभिकारक कहलाएंगे। मानी इन दोनों में जिन पदार्थों में अभिक्रिया होगी वो अभिकारक कहलाएंगे। अभिक्रिया के बाद जो बनेगा ये अभिक्रिया को दिखाती है कि भाई ये वाला पदार्थ बन रहा है, ये होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। ठीक है, क्या होता है? उत्पाद। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी फैक्ट्री के अंदर वो क्या लेता है? मटेरियल लेकर आते हैं, कच्चा पदार्थ लेकर आते हैं। कच्चा पदार्थ लेने के बाद उसमें से क्या करते हैं? उसको प्रोसेस करते हैं और फिर एक अलग ही प्रकार का पदार्थ हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, दिखाते हैं हमें। का मतलब क्या हो गया कि जो उन्होंने वो पदार्थ लिए, कच्चा पदार्थ, वो तो अभिकारक था, लेकिन उन अभिकारकों की अभिक्रिया के होने के बाद जो हमारे पास पदार्थ बनेगा वो रिएक्टेंट या क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट, सॉरी, प्रोडक्ट या उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट या उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि गणित की अभिक्रिया गणित के समीकरण से बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग होती है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, क्योंकि बराबर का चिन्ह का मतलब है गणित में तो हम वापस वही संख्या लेकर आ सकते हैं, लेकिन इधर नहीं, है ना। यहाँ पर यहाँ लिखे समीकरण में मतलब गणित वाला नहीं है। इसका मतलब जो तीर का है उसका इस निशान है, उसका मतलब है बनाना। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है। ठीक है ना, मानी यहाँ पर हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनमें ये संतुलित करना सिलेबस में है ही नहीं। ये 10वीं क्लास में आता है, इसीलिए आपको ये सब हम नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसने पहले ही बोल दिया कि टीचरों को भी मतलब चेतावनी दे दी है कि सिखाना नहीं है, समझो। आगे लीजिए मेरे मित्रों लीजिए आगे। भस्म को एकत्रित करें करके इसमें इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल तथा नीले लिटमस पत्र से परीक्षण करिए। लिटमस का लाल तथा नीले लिटमस से क्या करना है? परीक्षण करना है। क्या मिश्रण लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण लिटमस को लाल कर देता है? बताइए क्या करेगा? ठीक है, बताइए तो। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो लवण बनेगा। हाँ, कहाँ है भाई? लवण बनेगा तो। चले देखिए क्या करेगा, अभी चेक करते हैं। इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को इस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारीय। बताइए, अम्लीय अथवा क्षारीय है। लवण को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है और इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण से देखते हैं। ठीक है ना, जल में जब हम इसको घोलेंगे तो यह एक नया पदार्थ बनाती है। अब जरा देखो, अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड था और जल के साथ इसकी करवा रहे हैं अभिक्रिया। क्या करवा रहे हैं? अभिक्रिया। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्षारक है। ओ सॉरी, क्षारक है ना। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक क्षारक, माने लवण नहीं है, ये क्षारक है। ठीक है ना, क्या है? बेस है, लवण नहीं है, क्षारक है, बेस है। ठीक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अन्य
नया पदार्थ है, एक अन्य क्या नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। चलिए आगे, आगे अपने पास क्रियाकलाप आ चुका है। क्या आ चुका है? क्रियाकलाप आ चुका है 5.7। ठीक है, चलो क्रियाकलाप कर ही लेते हैं। बच्चे भी उत्सुक है क्रियाकलाप करने के लिए, शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, मानी कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह के बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट, क्या डालना है? कॉपर सल्फेट, CuSO4, ये होता है कॉपर सल्फेट, जिसे नीला तोता बोलते हैं क्योंकि नीले कलर का होता है। घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इस अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में, एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में, कांच की छोटी बोतल में, एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। लगभग आधे घंटे तक क्या करनी है? आपको प्रतीक्षा करनी है। अब विलयन के रंग को देखिए और इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने के विलयन से कीजिए। तो प्रैक्टिकल नीचे है, ये केवल क्रियाकलाप था, ये जरा लीजिए। अपने पास क्या था मेरे भाई? अपने पास कॉपर सल्फेट का विलयन था। क्या था? कॉपर सल्फेट का विलयन था। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? नीला होता है, नीले कलर का होता है, नील जैसा होता है। फिर उसमें क्या डाल दी गई? कॉपर सल्फेट के विलयन में एक डाल दी गई पत्ती, तो क्या हो गया? आयरन सल्फेट हो गया। क्या हो गया? आयरन सल्फेट, हल्का हरा। माने लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन हुआ। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? बिल्कुल। कैसा? देखो, इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है विलयन के रंग में, है नहीं है? है ना मेरे प्यारे बबुआ, बाबू, मेरे बाबू। चले आगे, आगे है, क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट तथा लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण है। विलयन का रंग नीले से हरा हो जाना एक क्या है? क्या है बताइए तो? हरा हो जाना इसका पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। लोहे की कील पर जो हरा भूरा जो निक्षेप होता है वो कॉपर या तांबे माने कॉपर के कारण होता है। ठीक है ना? क्या होता है? जो भूरा भूरा परत आ जाती है वो कॉपर के कारण आती है। लोहे की जो हमने उसमें ब्लेड डाली थी, क्योंकि वो अभिक्रिया करके उस पर क्या आ गई? वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर चुकी थी, फेरस थी जो। ठीक है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। मानी
हमने इस अभिक्रिया को वापस से निम्न प्रकार से क्या करना है, देखना है। अपने पास क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था। क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था CuSO4। उसमें आपने क्या डाल दिया है, कॉपर। क्या डाला था आपने, फेरस डाला था। क्या डाला था, फेरस मानी लोहा डाला था। ठीक है, और जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो ये बन गया फेरस सल्फेट। क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। और इसने कॉपर को क्या कर दिया, दूर भगा दिया। ठीक है ना, माने कॉपर को हटा दिया, तो ये कॉपर का निक्षेप बनेगा। कॉपर का क्या बन जाएगा, निक्षेप बनेगा। माने कॉपर सल्फेट से फेरस से अभिक्रिया करवाओगे। क्यों क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट से ज्यादा अभिक्रियाशील फेरस होता है। कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील क्या होता है, फेरस। तो कॉपर क्या करेगा, फेरस क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर लेगा और वो खुद उसका मित्र बन जाएगा। क्योंकि ताकत इसके पास ज्यादा है अभिक्रिया करने की, ताकत इसके पास ज्यादा है अभिक्रिया करने की, और इसके पास कम है। मानिए ये अभिक्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ज्यादा सक्रिय है ये कौन, फेरस। इसलिए ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद इसका सल्फेट का मित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। फिर कॉपर अलग जो बचा है वो बनेगा निक्षेप, बुरा निक्षेप प्राप्त होगा। चलिए आगे, क्रियाकलाप है 5.8। अपने पास क्या है, माने किसी परख नली में लाल एवं लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। सिरका बोले तो एसिटिक एसिड, सिरका को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। सिरका को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिक एसिड बोलते हैं CH3COOH। सिरका होती है, एसिटिक एसिड होता है। इसको डाला जाता है मेरे भाई जो अपने अचार होते हैं ना उनमें, हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। जो हम खाने का सोडा होता है ना, ठीक है, खाने का क्या होता है, सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडे को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम NaHCO3 ये होता है खाने का सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नमक जैसा ही होता है, सेम दिखता है, लेकिन नमक से इसके डिफरेंट गुण होते हैं। नमक से इसके डिफरेंट क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो आपको खाने का सोडा डालना है। बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी आपको जैसे ही डालोगे। कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, बुदबुदाहट की। कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, बुदबुदाहट की ध्वनि। गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। गैस के बुलबुले कहाँ निकलते दिखाई देंगे, बाहर। इस गैस को चित्र में देखिए, दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने के लिए विधि अध्याय 4 में बताई गई है। चूने का पानी किस प्रकार से आप करेंगे तैयार, वो विधि 4 में हमने, मतलब इसका जस्ट पीछे वाला चैप्टर, ये 5वां है, 4th चैप्टर में हमने उसका अध्ययन किया था कि हमें क्या करना है, चूना लेना है। ठीक है, थोड़ा सा चूना लेना है और उसको पानी में डाल देना है। फिर थोड़ा सा उसको क्या करना है, घुमाना है। जैसे उसका कलर उसमें उतर जाए, वापस उसको एक छाल लेना है। छाल के उसके जो कंकर पत्थर है उसको अलग कर देना है, बाकी बच जाएगा, वो चूने का पानी हो जाएगा। परख नली में परिवर्तित निम्न प्रकार होगा। जो परख नली है उसमें परिवर्तन निम्न प्रकार होगा। कैसे होगा भाई, आपने सिरका लिया था, एसिटिक एसिड लिया था, उसमें खाने का सोडा डाला था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। ठीक है, उससे आपके पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और अन्य पदार्थ। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बनेगा। देखो एसिटिक एसिड होती है CH3COOH, प्लस में उसमें खाने का सोडा डाला आपने, सोडियम क्या डाला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इससे अपने पास एक कार्बन क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी, और फिर एक और पदार्थ बनेगा, अन्य भी पदार्थ बनेगा। अब जरा देखो पूरा प्रक्रम। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या लिया गया है
कि सिरका प्लस खाने का सोडा लिया गया है। क्या लिया गया है मेरे बब्बे, मेरे बच्चू? सिरका, सिरका और खाने का सोडा लिया गया है, और ये था सिरका और इसमें खाने का सोडा मिला हुआ है। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया है, इसमें डाल दिया गया है, यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया गया है, पैक कर दिया गया है, उसमें से नली से इधर, इधर क्या है, पानी है, इधर क्या है, पानी है, पानी समझो, या फिर इसे चूने का पानी समझो। ठीक है, तो इसमें से क्या किया, इसे जो इसमें से निकलने वाली गैस है उसको गुजारा, इसमें से निकलने वाले गैस से को चूने के पानी में से गुजारा, तो चूने का पानी में से इसको क्या कर दिया गया, गुजार दिया गया। कौन सी गैस निकलेगी जरा अभी देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी मेरे प्यारे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। चलो तो आगे कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। भाई आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड था और चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसके अंदर से अभिक्रिया होगी तो एक बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, अंडे के ऊपर जो परत होती है ना, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। अंडे के ऊपर जो परत होती है आप लोगों ने देखी होगी, वो मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और जल भी बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसमें चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड के मानक परीक्षण है। क्या है, मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 6 में भी करेंगे, यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम। ऐसा है क्या? आगे पढ़ेंगे इसको कि ऐसा है या नहीं है अगले वाले किसमें, चैप्टर में। आगे है, प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते थे। क्रियाकलाप 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी, और इसमें कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ जब आयरन की अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, आयरन सल्फेट बना। कॉपर अलग हो गया, विस्थापित हो गया। दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गई, मानी भूरे रंग की परत आ गई थी। सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। क्या बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। क्या बनी थी मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। क्या बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या कर दिया था, दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ का नाम बता सकते हैं या नहीं? यस या नो में जवाब दीजिएगा। आगे देखिए, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा सबसे अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें बिल्कुल नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें साइज और शेप में चेंजेज होने के साथ साथ इसमें किसमें भी परिवर्तन हो जाता है, गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना,
इन सब में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर रासायनिक परिवर्तन होना बंद हो जाए तो भोजन पेट में पचेगा नहीं, भोजन पेट में पचेगा नहीं, फल भी नहीं पकेंगे। अंगूर में जो किण्वन होता है, अंगूर में किण्वन होने के बाद जो रस निकाला जाता है या फिर उससे शराब बनाई जाती है वो भी नहीं होगी। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण में होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला है। औषधि भी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला है, श्रृंखला है। आगे आते हैं, सुरक्षात्मक आवरण, यानी आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। किसकी परत, ओजोन की। ओजोन को बोलते हैं O3। क्या बोलते हैं मेरे भाई, O3 बोलते हैं। माने 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण हो जाता है, हो जाता है। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ओजोन मानी, देखो जरा इसको समझो, ओजोन क्या होती है, मानी जो हमारे लिए सुरक्षात्मक कवच बनाती है। पराबैंगनी किरण जो होती है सूर्य से आती है और वो हमारी बॉडी को, जीव जंतुओं की बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती है, मानी नुकसानदायक विकिरण है। कौन सी है, नुकसानदायक विकिरण। उसे बचाने के लिए हमारी पृथ्वी के बाहर एक हमारी रक्षा करने वाला कवच लगा हुआ है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। O3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है, सोख लेता है। क्या कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। विकिरणों से बचाती है और ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, मानी सोख लेती है, कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। किस में परिणत हो जाती है, ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। ऑक्सीजन बिल्कुल ओजोन से भिन्न होती है क्योंकि ओजोन एक जहरीली चीज है, ध्यान रहे। ओजोन एक जहरीली चीज है, हानिकारक चीज है, लेकिन पराबैंगनी किरणों को ये क्या कर लेती है, रोक लेती है, ठीक है ना। ये मत समझना कि ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु जरूर है, लेकिन ओजोन के 3 परमाणु जैसे ही मिलते हैं तो ओजोन माने ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं, ओजोन होती है। और ओजोन एक जहरीला पदार्थ है। जहरीला क्या पदार्थ है या गैस है, समझो क्या है, जहरीली गैस है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वो पृथ्वी के बाहर जाकर एक लेयर बनाती है जिसमें जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है उसको सोख लेती है, उसको अपने पास ही रख लेती है। तू भाई मेरी मित्र बन जा, आदमियों को हानि पहुंचाएगी तू पृथ्वी पर जाके, है नाटक कर रही है ज्यादा, चल रुक जा मेरे पास ही। बढ़िया किरणों को भेज दो तो वो क्या करती है, बेकार जो विकिरण होते हैं पराबैंगनी उसको रोक लेते। अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों को बोलते हैं इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेज को, वो क्या कर लेते हैं, रोक लेती है, ठीक है, और अपने पास रख लेती है। लेकिन ध्यान रहे ओजोन एक जहरीली गैस है। आगे लीजिए, ऑक्सीजन और ओजोन भिन्न है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? आगे है, यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी किरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाती, हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती, हमें और अन्य जीवों को क्या करती, हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है, कार्य करती है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। इसका मतलब है सेब को काटने के बाद आप तुरंत खा लिया कीजिए। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है, यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए, किसी सेब का क्या काटिए, एक टुकड़ा काटिए, उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू तथा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ के बनने के कारण होता है।
किसी पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह जो परिवर्तन है कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अध्याय 1 में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आगे लीजिए। अपने पास क्या है? मान अध्ययन 1 में हमने पढ़ा है कि पदार्थ, पौधे, सॉरी सॉरी पदार्थ नहीं पादप है। मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? घास खाने जा रहा है क्या? है? कभी कभी मेरा दिमाग भी घास खाने चला जाता है। ठिकाने आजा, आजा आजा, आ रहा चल रहा है अभी, है ना। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन ही होता है। पहेली ने कहा है कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल, हमारे शरीर के अंदर जो पाचन होता है, हमारे स्टमक में जो पाचन हो रहा है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। आगे लीजिए मेरे भाई, आगे लीजिए मेरे भाई, आइए हम जंग लगे पदार्थ की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की जो लोहे की जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, समूल नष्ट कर देता है। क्योंकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल बनाने, जहाज जहाज कार, ट्रक इत्यादि का ढांचा बनाने और अन्य अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। अतः जंग लगने के कारण ही लोहे वाली होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। क्या आर्थिक हानि क्या होती है? बहुत अधिक होती है। आगे है, जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। लोहा फेरस प्लस ऑक्सीजन। लोहा में क्या डालेंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और जल से अभिक्रिया करेगा, जंग लग जाएगी, फेरस ऑक्साइड बन जाएगी, फेरस ऑक्साइड बन जाएगी। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, ऑक्सीजन जंग लगने के लिए भाई ऑक्सीजन के साथ साथ जल या जलवाष्प में से कोई भी एक होने की संभावना है, और इन्हीं से ही अगर ये हो जाए तो बिल्कुल जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो फिर मामला खत्म है, लोहा बचेगा नहीं। इसीलिए हमारी जो बिल्डिंग है अब जो बनाई जा रही है वो 100 सालों से ज़्यादा चलती नहीं है। कितने सालों से? 100 सालों से ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि लोहे में जंग के कारण कितना ही उसको कर लो, पॉलिश कर लो, कुछ भी लपेट लो, चलेगा नहीं 100-120 साल से ज़्यादा। ठीक है ना? क्या नहीं चलेगा? 100-120 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। कोई भी बिल्डिंग नीचे आएगी 100 साल बाद। ठीक है, आगे लीजिए। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। क्या लगती है? जंग जल्दी लगती है। लीजिए, इसीलिए मेरी सहेली से रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। समुद्र तट के निकट रहती है। हम जंग लगने हम यानी तो हम जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे
चलेगा भाई। किसी वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल दोनों में संपर्क में लाने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ा दे। वास्तव में लोहे देखो मेरे भाई, आप लोग जानते हो कि लोहे पर जंग लगना स्वाभाविक है। और जंग कब लगेगी? जब वह ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आएगा, साथ साथ में नमी के संपर्क में आएगा, तो स्वाभाविक है कि उस पर डेफिनेट तरीके से जंग लगेगी ही लगेगी। अब हमें उससे बचाव के क्या क्या उपाय है? पहले तो उसको ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में नहीं आने देना है। ठीक है, ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में नहीं आने देना है, क्योंकि ऑक्सीजन नमी है तभी उसमें भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन होती है, उसके संपर्क में नहीं आने देना। दूसरी बात क्या है? अगर उसको और ज्यादा लंबा चलाना है तो उस पर पेंट कर दीजिए, ग्रीस लपेट दीजिए। क्या कर दीजिए? पेंट लपेट दीजिए, ग्रीस लपेट दीजिए। ठीक है, या गैल्वेनीकरण कर दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या, थोड़ा लंबा चलेगा। क्या चलेगा? थोड़ा सा लंबा चलेगा। चलिए आगे। आगे क्या है? सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट पेंट अथवा ग्रीस ग्रीस परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ते जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे पर गैल्वेनाइजेशन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत? जिंक की। माने जिंक होता है जस्ता, लोहे पर जिंक या जस्ता की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जिंक या जस्ता की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जिंक या गैल्वेनाइजेशन की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? सॉरी, जस्ते की या जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। भाई मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ ना, आदत से लाचार हूँ यार मैं। आगे लीजिए। यानी क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। पानी के ऊपर वाले भाग पर भी क्या करती रहती है? माने उसके ऊपर वाले भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। अनेक क्या पाए जाते हैं? लवण भी पाए जाते हैं। अनेक क्या पाए जाते हैं? लवण भी पाए जाते हैं। लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त यानी होता है लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। जंग लगने की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। माने कितना ही पेंट कर लो, जंग लगेगी तब भी उसको क्या होगी? काफी सारी क्षति होगी। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं कि पूरे विश्व में जंग लगने से कितनी हानि हो रही है? स्टेनलेस स्टील में कार्बन अथवा क्रोमियम अथवा निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं लगता है? जंग नहीं लगता। इसमें क्रोमियम स्टील या कार्बन या क्रोमियम की क्या डालते हैं, या निकेल या मैग्नीज जैसी पदार्थों को मिला देते हैं। आगे अपने में आता है क्रिस्टलीकरण। क्या आ जाता है? क्रिस्टलीकरण। ठीक है ना। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब होता है कि कुछ स्पेशल प्रकार के टुकड़े क्रिस्टल बन जाना। जैसे चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं ना, चीनी के छोटे छोटे जो क्यूबिक होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिस्टल, ही बोलते हैं, समझो। ठीक है, लेकिन ये कुछ और जरा समझिएगा। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नमक नहीं होता। इसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तदापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। मान समुद्र में जो नमक होता है उसे क्रिस्टल नहीं बनता है, मान क्योंकि वो प्योर नमक नहीं होता, क्योंकि उसमें और भी अन्य प्रकार के लवण होते हैं। क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। माने किसी भी विलयन से उनके क्रिस्टल बनाने की जो प्रक्रिया होती है
क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीकरण कहलाती। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, आगे दीजिए। परिवर्तन का एक उदाहरण है ना, माने भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है नमक। क्या है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण? क्या है? एक नमक भी समझो। लीजिए आगे। सावधानी से आप काम करेंगे, माने केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें और जल को उबालते समय सतर्क रहें। क्या? जल को उबालते समय क्या रहें? थोड़ा सा सतर्क रहें। ठीक है, अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें H2SO4 मन तनु सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो तो टीचर की उपस्थिति में ही एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये हानिकारक होते हैं, यदि अपने बॉडी पर गिर जाए तो जला देते हैं। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए और जब जल गर्म होना आरंभ हो जाता है कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि इसमें कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। कॉपर सल्फेट घोलना क्या नहीं हो? संभव न हो। फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छोड़े। हिला डुलाकर अन्य किसी प्रकार में क्या न करे? न छोड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखें। क्या आपको कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ समय तक और प्रतीक्षा कीजिए। अगर नहीं दिखा देते हैं तो कुछ समय तक और को क्या करना है? आपको और देखना है। आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा, माने इस चैप्टर में आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। आपने अपने आसपास दिखा देने वाले परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास भी कीजिए। ठीक है ना, क्या करना है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का कीजिए। अब जरा देखिए, ये अपने पास क्या है? क्रिस्टल है, इसके अंदर जो दिख रहे हैं, और ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। चलते आगे अपने पास बिल्कुल चैप्टर हो चुका है खत्म। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास थिंक आई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या है जरा समझिएगा। रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, ऐसे पदार्थ जिसमें उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्रिस्टलीकरण, ठीक है, किसी भी पदार्थ से उसके खुद के विलयन से क्रिस्टलों का बनना क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। आगे आता है भौतिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह सदलेपन, लोहे पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाना, यह सदलेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जंग लगना, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, किसी भी पदार्थ पर जंग लगना, जैसे लोहे की वस्तुओं पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में जंग लगना, जंग कहलाता है, रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जानी हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कुछ थिंग्स होती है हर एक चैप्टर के अंदर, वो हम जानेंगे कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आगे क्या है कि क्या आप जानते हैं? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लोहा स्तंभ है? क्या है? दिल्ली है जिसमें कुतुब मीनार के पास एक लोहा स्तंभ है, जो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। 7 मीटर का मतलब लगभग 21-22 फुट का है ना, और इसका भार 6000 किलो से अधिक है। इसे कितना है? 6000 किलो से अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था। माने अब कितने हो गए? 1600 वर्ष से भी अधिक बनाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगा। इतने वर्षों में भी इस पर क्या नहीं लगा? जंग नहीं लगा। इसके जंग रोधक गुण और इसके आमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है।
जिससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना कितना विकसित हो चुका था, कितना विकसित हो चुका था। माने इस पर आज तक जंग नहीं लगी, इस पर क्या नहीं लगी है, आज तक भी जंग नहीं लगी है। तो उतने समय पहले सोचो कि कितनी खतरनाक भारत में टेक्नोलॉजी रही होगी जिसके कारण इस प्रकार का लोहा बनाया जा सका, ठीक है, उत्पन्न किया जा सका, माने प्राप्त किया जा सका, जिस पर आज तक 1600 साल में बरस नहीं लगी है, क्या बोले, जंग नहीं लगी है। और हम जो बिल्डिंग बनाते हैं वो 2 साल में ढह जाती है, 2 साल में नहीं है, 100 साल में ढह जाती है, ठीक है ना, नीचे गिर जाती है, और नहीं हो तो गिराना पड़ता है। रीजन क्या है पता ना, आप लोगों को जंग लग जाती है। प्यारे बच्चों, आज का सेशन हमारा मस्त रहा, ठीक ठाक रहा। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको सही से पढ़े होंगे, एंजॉय करे होंगे। चलिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं प्लीज़, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। फिर मिलेंगे कल अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू प्यारे बच्चों।